उर्दू अदब के हिकमत अमली के सीरीज़ 2 में हम आपका खैर मुक़द्दम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पहला वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उसी वीडियो की अगली सीरीज़ यानी कि सीरीज़ 2 में हम नसाब के ऊपर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उर्दू अदब का नसाब किस तरह है और इसकी तैयारी माकूल ढंग से कैसे की जाए। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं इसको। यह है अप्रोच पेपर, यानी उर्दू पर्चे की तैयारी का बुनियादी नुक्ता नज़र क्या होना चाहिए हमारा। जैसा कि हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उर्दू ऑप्शनल का इंतखाब अपने आप में एक दानिशमंदाना फैसला है और लिटरेचर आपके लिए बैकडोर एंट्री का काम करता है सिविल सर्विस में फाइनल सिलेक्शन दिलवाने में, और ना कि सिर्फ सिलेक्शन दिलवाने में मदद फराहम करता है, इसके अलावा अच्छे स्कोर सिक्योर करने में मज़ीद तक़वियत मिलती है इससे। ये देखें, ये जैसा कि हमने कहा था कि इसको बैकडोर एंट्री के तौर पे देखा जाता है और क्या क्या ज़रूरी है इसके लिए वो हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बताया था, उर्दू अदब में 2 पेपर हैं दीगर ऑप्शनल की तरह, पेपर 1 और पेपर 2। पहले पर्चे में 2 हिस्से हैं। हिस्सा अलिफ जो ज़बान के आगाज़ और इर्तिक़ा पर मुबनी है, हिंद आर्याई दौर 3 अदवार में तकसीम है जो दर्जा झैल है। कदीम हिंद आर्याई दौर, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कदीम हिंद आर्याई दौर को मुख्तसर तौर पे, इसका दौर हिंदुस्तान में शुरू होता है 1500 दौर कदीम से या 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक। इस दौर में संस्कृत का फ़रोग़ होता है। कदीम हिंद आर्याई दौर में संस्कृत का फ़रोग़ होता है। संस्कृत के फ़रोग़ के क्या वजूहात रहे होंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आर्यन, आर्यन लोग हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं 1500 दौर कदीम में। 1500 दौर कदीम में आर्यन हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। हिंदुस्तान में दाखिल होते ही इनका मुकाबला शुरू होता है द्राविडी और ऑस्ट्रिक लोगों से, और एक मजबूत ज़बान अपने साथ लेके आ रहे होते हैं ये। इस मजबूत ज़बान के इन ज़बानों के साथ खिलत मिलत से या उनकी मखलूतियत से एक नए ज़बान का वजूद होता है जिसे हम लोग संस्कृत कहते हैं। इसलिए मुख्तसर तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कदीम हिंद आर्याई दौर, जिसका पीरियड शुरू होता है 1500 दौर कदीम से 500 दौर कदीम तक, कदीम हिंद आर्याई दौर में संस्कृत का फ़रोग़ होता है और संस्कृत की मरकज़ियत का ख़त्मा भी हो जाता है। इसके बाद जानने की कोशिश करते हैं वस्ती हिंद आर्याई। इसका दौर शुरू होता है 500 से
इसका दौर शुरू होता है 500 दौर कदीम से, 500 दौर कदीम से 1000 ईस्वी तक। पाँच सौ कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक। बिल्कुल मुख्तसर में आपको समझा रहे हैं, इसके बाद हम किसी एक टॉपिक पे एक लंबा लेक्चर ले रहे होंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए और तैयारी करने का एक माकूल वे क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि कदीम हिंद आर्याई दौर में संस्कृत का फ़रोग हुआ था, उसी तरह वस्ती हिंद आर्याई दौर में प्राकृत का फ़रोग होता है। और जदीद हिंद आर्याई दौर में अपभ्रंश या हम कह सकते हैं कि उर्दू का ज़ुहूर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जिसके मुताले का तरीक़ा यूँ है, उर्दू एक हिंद आर्याई या एक जदीद हिंद आर्याई ज़बान है जिसका लिसानी सिलसिला संस्कृत से जाकर मिल जाता है। जैसा कि हमने बताया कि कदीम हिंद आर्याई दौर पूरा का पूरा दौर संस्कृत के फ़रोग पे और संस्कृत की मरकज़ियत के ख़ात्मे पर मुश्तमिल है। संस्कृत की मरकज़ियत का ख़ात्मा होते ही उसकी जगह दीगर ज़बान लेनी शुरू कर देती हैं जिसे हम लोग प्राकृत कहते हैं। प्राकृत की बहुत सारी शक्लें होती हैं, खास करके 5 शक्लें जो हम एक बाद दिगरे अभी मुताला कर रहे होंगे। उसके बाद जब प्राकृत का खात्मा हो जाता है, प्राकृत की जगह ही अपभ्रंशें लेना शुरू कर देती हैं। अपभ्रंशों से मुराद ये है कि जहाँ दिगर दिगर या भांत भांत की बोलियां सर उठाना शुरू कर देती हैं, जिसका सिलसिला शुरू होता है 1000 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में, और बहुत सारी सियासी, समाजी व लिसानी तब्दीलियाँ हो रही होती हैं। उन तब्दीलियों के ज़ेर असर उर्दू अदब का ज़ुहूर होना शुरू हो जाता है। मुख्तसर में हम ये कह सकते हैं कि जदीद हिंद आर्याई दौर जिसका पीरियड शुरू होता है 1000 से लेकर के अब तक का, या 1000 साल के बाद शुरू होता है, उर्दू का फ़रोग या उर्दू की ज़ुहूर पजीरी इसी दौर में होती है। इसके एक लिसानी ख़ानदान को समझने की कोशिश करते हैं। लिसानी ख़ानदान क्या है इसका? जैसे देखें, संस्कृत, संस्कृत के बाद प्राकृत, इसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद शोरशेनी अपभ्रंश, शोरशेनी अपभ्रंश के बाद मगरबी हिंदी, और मगरबी हिंदी से खड़ी बोली, और खड़ी बोली से उर्दू। इसको बहुत गौर से समझिएगा आप लोग। संस्कृत ये एक लिसानी सिलसिला है, संस्कृत है, संस्कृत के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद खासकर शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश के बाद मगरबी हिंदी, और मगरबी हिंदी की ही एक सच्ची जानशी और एक अजीज़ बोली है खड़ी बोली, और उसी खड़ी बोली से उर्दू अदब का वजूद होता है। गोया ये लिसानी ख़ानदान है इसका। एक लिसानी ख़ानदान है इसका। इसलिए आंसर राइटिंग के दौरान इसका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी भी आप इस सिलसिले को या इस रिश्ते को लिखना आप नहीं भूलें। और अक्सर कहा जाता है, बहुत सारे सवालात एक एक करके हम कर रहे होंगे इस पे, कि सवाल पूछे जाते हैं कुछ तरह सवाल की उर्दू एक मुश्तरका तहजीब, उर्दू एक मुश्तरका तहजीब की निशानी है। इसके अलावा एक दूसरा सवाल हम लोग करते हैं इस पे, जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में। एक और सवाल देखते हैं। उर्दू को
किसी एक ख़ास कौम की ज़बान कहना ला इल्मी है। कौल की वजाहत करें। इस सिलसिले की, खास करके लिसानी ख़ानदान के सिलसिले की समझ अगर आपको रहेगी, इस सवाल करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अक्सर हम क्या करते हैं कि उर्दू अदब का या उर्दू ज़बान की तरक्की हम किसी एक ख़ास कौम से मनसूब कर देते हैं, जो अक्सर होते रहता है। हर दौर में इस तरह की समस्या हम देखते हैं, इस तरह की शिकायत हम देखते रहते हैं। तो गोया कि ये कहना कि नहीं, उर्दू अदब किसी एक ख़ास कौम की ज़बान है, या इसकी मुनासबत किसी एक ख़ास कौम, किसी ख़ास तबका या किसी ख़ास समाज से है, ये अपने आप में उर्दू अदब के साथ नाइल्मी है और ना दानिस्तगी है। और इसको लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप इसका सिलसिला संस्कृत से जोड़ें। जिस तरह संस्कृत से प्राकृत का फ़रोग होता है, प्राकृत के फ़रोग से अपभ्रंश का फ़रोग होता है, उसके बाद शोरसेनी अपभ्रंश, फिर मगरबी हिंदी, फिर खड़ी बोली, फिर उर्दू। ये बुनियादी तौर पे हमने आपको बताया। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं कि जो एक के बाद दिगरे हम कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे संस्कृत है, आप संस्कृत में देखें, संस्कृत में क्या है, संस्कृत इसमें सबसे पहले आप देखेंगे वैदिक संस्कृत, अरबी संस्कृत, वो क्लासिकी संस्कृत। गोया संस्कृत के मुख्तलिफ अदवार हैं ये। वैदिक संस्कृत जिसमें हम चारों वेदों के बारे में मुताला कर रहे होंगे। उसके अलावा अदबी संस्कृत, जिसका इस्तेमाल अदब के पर्पज से होने लगा या अदब के मकासद के लिए जिसका इस्तेमाल होने लगा। और इसी में हम देखेंगे क्लासिकी संस्कृत में कि जिस तरह रामायण, महाभारत व उपनिषदें वगैरह, इसलिए इन सिलसिले का जानना लाजमी है आपके लिए। बगैर इनके जानने के अच्छे नंबरात लाना मुमकिन नहीं है। जैसे हमने बताया आपको कि संस्कृत कैसे उर्दू अदब का सिलसिला संस्कृत से जाकर के मिल जाता है, ये आप देखें। संस्कृत से जाकर के मिल जाता है। इसी तरह आप देखेंगे एक एक चेंज है या एक मोमेंट है जो अपने आप में सर्कुलेट हो रहा है। इसकी दानिशतगी या इसकी वाकफियत बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए हमने ब्रीफ में बताया आपको। जैसा कि हमने बताया आपको कि सबसे पहले उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा में हिंद आर्याई ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा हम कर रहे होंगे। और हिंद आर्याई ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा में कदीम हिंद आर्याई, मुख्तसर तौर पे हमने बताया कि कदीम हिंद आर्याई जिसका दौर शुरू होता है 1500 कदीम से 500 कदीम तक, और जिसमें संस्कृत का फ़रोग होता है। संस्कृत के बहुत सारे अदवार शुरू होते हैं, मसलन वैदिक संस्कृत जिसमें चारों रामायण का जिक्र चारों वेद का जिक्र करते हैं, जिसका मुताला करते हैं। दूसरा उसका अदबी संस्कृत है, जिसमें बहुत सारी अदबी चीज़ें हैं या अदबी तसानीफ वजूद में आती हैं। और तीसरा अदवार है उसका, यह तीसरा दौर है, वह है क्लासिकी संस्कृत कि जिसमें महाभारत, रामायण, उपनिषद वगैरह की तसानीफ वजूद में आती हैं। तो गोया कि एक संस्कृत को लेकर के हमने 3 अदवार का मुताला किया, और खुसूसी तौर पे हम इसको मुताला हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कर रहे होंगे। उस तरह हमने बताया आपको
कि संस्कृत के बाद दूसरा दौर शुरू होता है वस्ती हिंद आर्याई का। इस बीच में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, खास करके कुछ तब्दीलियाँ जिससे हम वाकफियत रखते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, ये दो उस वक्त के सबसे अहम मजहब थे, यानी कि बुद्ध मजहब और जैन मजहब। इस मजहबी इनकलाब के ज़ेर असर, जिसका असर सीधे तौर पे उर्दू अदब पे हुआ, खासकर संस्कृत पे हुआ। उर्दू अदब से मुराद की संस्कृत पे, या पुराने उर्दू अदब हम कह सकते हैं उसको। और उसके ज़ेर असर संस्कृत का धीरे धीरे मरकज़ियत ख़त्म होते होते संस्कृत एक ख़ास लोगों की ज़बान बन के रह गई। इसका कतई मतलब नहीं है कि सेकेंड दौर में आते आते, यानी कि कदीम वस्ती हिंद आर्याई दौर में आते उसमें हिंद आर्याई दौर के ख़ास करके जो मिडिल फेज़ है, मिडिल फेज़ में यानी कि वस्ती हिंद आर्याई के दौर में आते आते संस्कृत का ख़ात्मा हो गया। ये सोचना बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रीफ में कि संस्कृत की मरकज़ियत का ख़ात्मा हो गया और मजहबी इनकलाब के ज़ेर असर प्राकृतों का ज़हूर होना शुरू हुआ, और ये प्राकृतें पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ खित्तों में अलग अलग नाम से जाने जाने लगे। जैसे महाराष्ट्री प्राकृत, शूरसेनी प्राकृत, पिशाची प्राकृत, मागधी प्राकृत और अर्धमागधी प्राकृत। और जिस तरह के 3 दौर हमने पढ़े अभी, खास करके अहद कदीम के अंदर में, यानी कि हिंद आर्याई का जो अहद कदीम वाला दौर था, कि जिसमें हमने देखा कि संस्कृत का इवोल्यूशन या संस्कृत का ज़हूर कैसे हो रहा है, कि पहले संस्कृत का वजूद होता है, वजूद होता है, और संस्कृत का ज़हूर होने के साथ साथ संस्कृत के 3 दौर को हम देखते हैं। उसी तरह प्राकृत के 3 दौर को देखेंगे, यानी कि पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत। तीसरी प्राकृत पे आते ही प्राकृतों का दौर ख़त्म हो जाता है और यहाँ से अपभ्रंश का दौर शुरू होता है। अपभ्रंश का लग़वी माने है कि बिगड़ी हुई ज़बान, एक ऐसी ज़बान जिसकी कोई मुस्तनद शक्ल मौजूद नहीं थी या कोई एक मुस्तकिल सूरत मौजूद नहीं थी उसकी। और यहीं से शुरू होता है उर्दू अदब की या उर्दू ज़बान के बनने का सिलसिला। मुख्तसर में हम ये कह सकते हैं कि कदीम हिंद आर्याई दौर में संस्कृत, वस्ती हिंद आर्याई दौर में प्राकृत और जदीद हिंद आर्याई दौर में अपभ्रंश, और उसी अपभ्रंश से वजूद होता है उर्दू का, जिसको देखा हमने यहाँ पे, उर्दू का। मगरबी हिंदी की बहुत सारी बोलियाँ होती हैं। उन बोलियों में से जो सबसे अच्छी बोली होती है खासकर उर्दू अदब के हवाले से, वो है खड़ी बोली, और खड़ी बोली से ही उर्दू अदब का ज़हूर होता है। अब हम देखते हैं इसके अलावा कि मगरबी हिंदी और उसकी बोलियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, खास करके ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी व बुंदेली। अक्सर इनके ऊपर हर साल बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं, इसलिए इनका मुताला बहुत गहराई व गिराई से होना लाजमी है। ब्रज भाषा के ऊपर हम एक एक करके कर रहे होंगे। ब्रज भाषा ये ख़ास करके कहाँ बोली जाती थी, किन किन लोगों के इसमें अहम खिदमात हैं, इसमें कौन सी ऐसी कोई कवायद की किताब अगर है तो कौन सी किताब है, इसमें कौन कौन से तसानीफ मौजूद हैं, इसका ख़ास करके एरिया क्या है, इसमें किन किन बादशाहों के खिदमात मौजूद रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये हम एक एक करके हर ज़बान में हम कर रहे होंगे। इसके अलावा देखेंगे आप कि उर्दू ज़बान के इर्तक़ा से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात, उन नज़रियात में ख़ास करके हाफिज़ महमूद शिरानी, डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी, महीउद्दीन क़ादरी ज़ोर, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ां, सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी व प्रोफेसर आमना खातून, ये ख़ास करके जिनके बारे में हम ब्रीफ में स्टडी कर रहे हुए हैं। ये यूपीएससी के लिए बड़ा फेवरेट सेक्शन है और हर साल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और इसमें इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को के ऊपर खासकर किसके ऊपर तैयारी करनी चाहिए, वह एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे।
इसके अलावा देखेंगे कि दक्कनी उर्दू का आगाज़ व इर्तका और उसकी लिसानी खसूसियत। दक्कनी उर्दू में जैसा कि हमने बताया आपको, दक्कनी उर्दू का आगाज़ व इर्तका व उसकी लिसानी खसूसियत। दक्कनी उर्दू को हम लोग कदीम उर्दू भी कहते हैं, कदीम उर्दू भी कहते हैं। यह उर्दू का इब्तदाई व तकवी दौर, जो शुरू होता है 1294 और 1296 से। इसके बाद एक वाक़या पेश आता है 1327 को। इसके अलावा फिर हम देखते हैं बहमनी सल्तनत का क़याम, और बाद में इसी बहमनी सल्तनत का 5 हिस्सों में मुनक़सिम हो जाना। खासकर बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर व बरार। दक्कनी अदब में हम इनको एक एक करके एक के बाद एक डिटेल में कर रहे होंगे। एक ब्रीफ आउटलाइन में दे रहा हूं जिससे आपको आसानी हो समझने में कि दरअसल स्टडी करना कैसे है। इन सब में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर लिसानी पॉइंट ऑफ व्यू से या लिसानी नुक्ता नज़र से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे हामिल है देखते हैं इसको। निज़ाम शाही, कुतुब शाही व आदिल शाही। दक्कन की 3 रियासतें हैं जो बहुत मजबूत होती हैं और उर्दू अदब में जिनके खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं और काबिल तहसीन हैं। इनके बारे में हम स्टडी कर रहे होंगे, दक्कनी उर्दू का आगाज़ व इर्तका और उसकी लिसानी खसूसियत, कि ख़ास करके इन सलातीन के यानी कि इन बादशाहों के, बुज़ुर्गान दीन के, सूफियाए कराम के व दिगर अवाम के क्या खिदमात रहे हैं इस दक्कनी उर्दू को एक मुस्तकिल, एक मुस्तनद रूप देने में, उसका मुताला हम इस सेक्शन में कर रहे होंगे। जैसे देखें आप, आदिल शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही, बीदर और बरार के अदबी खिदमत, साथ में सलातीन, शोरा व बुजुर्गान दीन व सूफियाए कराम के अदबी खिदमत। इसके अलावा हम देख रहे होंगे कि उर्दू के समाजी व सकाफ़ती जड़ें, कवायदी, शक्लियाती व सूरियाती व ज़ख़ीरे अल्फाज में हम खास करके जो कवायदी उनसुर है या कवायदी अनासिर, उसके ऊपर बहस कर रहे होंगे या उसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे। इसके अलावा लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा और उर्दू अदब में अरबी, फ़ारसी व तुर्की अल्फाज की शमूलियत वगैरह का मुताला लाजमी होगा। यहाँ एक चीज़ आपको नोट करते चलें, जो लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा है उर्दू अदब में, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा है या उर्दू अदब में जो दिगर दिगर बोलियों की शमूलियत है या दिगर अदब के अल्फाज की शमूलियत है, वो ख़ास करके आप देखें उठा करके तुर्की, फारसी, अरबी।
तुर्की, अरबी व फारसी। और इसके ज़ेर असर ये ज़बानें दाखिल होनी शुरू हो गई, इनके अल्फाज दाखिल होना शुरू हो गए उर्दू अदब में। यानी कि सबसे पहले जब हम लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा और उर्दू अदब में इन अल्फाज की शमूलियत पे बहस कर रहे होंगे, उसमें देखें किस तरह तुर्की के अल्फाज यानी ख़ास करके टर्किश लैंग्वेज कैसे दाखिल होने शुरू होते हैं अरबी के अंदर, और कैसे जब अरब के ज़ेर असर ईरान आता है या उसके जब वो उसके सरपरस्ती में आता है, तो जो अल्फाज तुर्की के अरबी में दाखिल हुए थे वही अल्फाज अरबी से फ़ारसी के रास्ते उर्दू में दाखिल होने शुरू हो गए। इसके ऊपर हम मुताला कर रहे होंगे। अब देखते हैं इसका हिस्सा बे। उर्दू शायरी का इर्तक़ा व तरक्की, ख़ासकर उर्दू गज़ल, मसनवी, कसीदा, मरसिया, रुबाई व जदीद नज़म, इनमें क्या क्या स्टडी करना होगा ये जानने की ज़रूरत है। अक्सर यूपीएससी इनके ऊपर सवाल पूछती है। कभी कभी सवाल गज़ल की तारीफ़ वो अज़ाय तरकीबी के हवाले से होता है, और कभी कभी सवाल किसी गज़ल की किसी शायर के हवाले से क्या खिदमत रही हैं उसके ऊपर होता है, और कभी कभी सवाल कुछ शेर के ज़रिए से या कुछ अशार के ज़रिए से जो गज़ल के होते हैं उस शायर के अदबी खिदमत या ख़ासकर उसके गज़ली खिदमत के ऊपर सवाल होता है। मिसाल के तौर पे कि अगर हम गज़ल की बात कर रहे होते हैं तो गज़ल में इस सिनफ की तारीफ़ 1 नंबर में, उसकी अज़ाय तरकीबी 2 नंबर में, उसकी मानवियत 3 नंबर में, और नुमाया शायरों का जिक्र उनके हवाले से यह है 4 नंबर में, और उसकी मकबूलियत के असबाब यह है 5 नंबर में। नतीजा कि ये पांचों एंगल का होना लाजमी है। जब भी हम गज़ल की बात कर रहे हैं, मसनवी की, कसीदा या इनमें से किसी भी सिनफ की, इन सब सिनफों के अंदर इन सारे खूबियों का होना लाजमी है। इनके बगैर आपका नंबर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करनी है कि किसी भी चीज़ के ऊपर उसकी तारीफ़, उसकी अज़ाय तरकीबी, उसकी मानवियत और नुमाया शायरों का जिक्र और उसके मकबूलियत के असबाब, इसके बाद हम कर रहे होते हैं नसरी तरक्की व इर्तका, खासकर नावल, मुख्तसर दास्तान, ड्रामा, इंशाइया, खतूत नगारी वगैरह। और जो नज़रिया हमने इससे पहले हिस्से में अपनाया यानी उर्दू शायरी के इर्तका व तरक्की में, वही नज़रिया हम यहाँ भी अपनाएंगे। यानी कि इस सिनफ की तारीफ़, मिसाल के तौर पे कि अगर नावल की बात हम कर रहे हैं, कोई सवाल अगर नावल के ऊपर आता है या कोई नावल नगारी की मकबूलियत के असबाब या नावल नगारी की अहम खसूसियात या समाजी खसूसियात, लिसानी खसूसियात वगैरह अगर कोई सवाल आता है तो उसमें चंद चीज़ों का नज़र में होना लाजमी है। जैसे उस सिनफ की तारीफ़ यानी कि नावल की तारीफ़, नावल की अज़ाय तरकीबी, नावल की मानवियत और ख़ासकर दौर जदीद में इसकी मानवियत और इसके मकबूलियत के असबाब, और इसके अलावा कि मशहूर व मकबूल नसर नगारों की खिदमत वगैरह को अमल में लाया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं दबिस्तान का दौर शुरू होता है। दबिस्तान के दौर में हम सबसे पहले देखते हैं दक्कनी स्कूल, जिसको ब्रीफली हमने अभी डिस्कस भी किया था आपसे। दक्कनी स्कूल, दिल्ली स्कूल, लखनवी स्कूल, सर सैयद तहरीक जिसे हम अलीगढ़ दबिस्तान के नाम से भी जानते हैं, रोमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक व जदीदियत, ये उर्दू अदब के मुख्तलिफ दबिस्तान हैं। जिन दबिस्तानों ने मदद की उर्दू अदब को एक बावकार अदब बनाने में,
इन सभी दबिस्तानों की, इन सभी स्कूलों की खिदमत यके बाद दिगरे हम क्लासरूम में मुताला कर रहे होंगे। यूपीएससी का सबसे फेवरेट सेक्शन है ये, और अक्सर सवाल इस एरिया से पूछे जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है गुज़िश्ता सालों के अंदर कि कई बार इन 5-6 तहरीक या 5-6 दबिस्तान से 3-3, 4-4 सवाल पूछे गए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो गोया कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन बहुत ही यूजफुल है या बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें खासकर क्या देखना होता है हमको, जिसका जिक्र आपके सिलेबस में नहीं है, जिससे मैं बता रहा हूं आपको आपकी आसानी के लिए, कि सवाल अगर कोई दक्कनी स्कूल के ऊपर आता है तो दक्कनी स्कूल के ऊपर उसके मुताले में उसकी इम्तियाजी, इनफरादी व अहम खूबियाँ, साथ में मानवियत, उनके मुहासिन यानी कि हुस्न क्या है उसका, और अगर मुदल्लल बहस करना है तो उसका ऐब यानी कि मुहासिन और मुआयब। स्कूलों के अदबी खिदमात और अदब का फ़रोग़ व अदबी उसाद की वजह से उनके जमालियाती किरदार का जायज़ा और उनके ज़ेर असर अदब के एक नए बाब की शुरुआत, ये सब कुछ हम स्टडी कर रहे होते हैं इस स्कूल के अंदर। मिसाल के तौर पे जैसे हमने बताया भी आपको कि इनके ज़ेर असर अदब के एक नए बाब का इजाफा कैसे हुआ। मुख्तसर तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर सैयद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक के बारे में जब भी हम जिक्र करते हैं तो कुछ चीज़ें गौर करने की ज़रूरत है, जिसमें सर सैयद वो उनके रुफ़क़ा जैसे मौलवी चिराग अली, मौलवी नज़ीर अहमद, मोहसिन अल मुल्क, शिबली नुमानी, वह हाल ही ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। गोया इस दबिस्तान की अहम खूबियाँ क्या रही हैं और उस दबिस्तान को मज़ीद फ़रोग़ देने में इन लोगों की खिदमत क्या रहे हैं, इसका मुताला हम कर रहे होंगे। इसमें कुछ चीज़ें इसमें न्यू एडिशन है उर्दू अदब में, और जिसके ऊपर ख़ास करके मवाद बहुत कम है हमारे पास में, जिसमें से ख़ास कर है कि रोमानवी तहरीक व जदीदियत के साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मवाद जदीदियत। उर्दू अदब के तहरीक अदबिस्तान में मवाद जदीदियत के ऊपर अक्सर सवाल पूछे जा रहे हैं, बराह रास्त या बिलवास्ता, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उर्दू अदब का सिलेबस या उसका नसाब एक ख़ास अरसे से, एक लंबे अरसे से कोई तब्दीली उसमें नहीं हो पाई है। लेकिन चूंकि तरक्की पसंद तहरीक के बाद जदीदियत का दौर शुरू होता है और जदीदियत के ख़त्म होते ही माबाद जदीदियत। अब यहाँ इख्तलाफ है यहाँ पे कि कुछ लोग तरक्की पसंद दौर के बाद से लेकर अभी तक के दौर को जदीदियत से ताबीर करते हैं, और उर्दू का एक फ़िरका ऐसा भी है या उर्दू का एक लिसानी तबका ऐसा है जो कहता है कि नहीं, तरक्की पसंद तहरीक का दौर जैसे ख़त्म हुआ, जदीदियत के दौर की शुरुआत हुई, जदीदियत अपने नमूदार के बाद उसका ख़ात्मा हुआ और उसकी जगह माबाद जदीदियत ने ले ली। माबाद जदीदियत गोया कि यूपीएससी के लिए बड़ा फेवरेट सेक्शन है, और इन सेक्शन पे मवाद की फराहमी बहुत नामाकूल है, ये बहुत कम है, जिससे हम लोग एक बाद एक कर रहे होंगे। अब देखते हैं कि अरबी तनकीद व तरक्की। अरबी तनकीद व तरक्की में कि सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि तनकीद है क्या, तनकीद क्यों ज़रूरी है। किसी भी अदब के
बका के लिए या किसी भी अदब की खुशनुदी के लिए तनकीद का होना कितना ज़रूरी है और कितना गैर ज़रूरी है, ये हम एक एक करके बात कर रहे होंगे। मुख्तसर में बता दें कि तनकीद की बहुत सारी किस्में होती हैं और हम में से अक्सर लोग अदबी तनकीद व तरक्की देखते हैं और हाली, शिबली, कलीमुद्दीन अहमद, एहतसाम हुसैन और आल अहमद सुरूर के हवाले से हम नोट मेकिंग कर लेते हैं या स्टडी कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमारी तैयारी पूरी हो गई, जबकि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आपकी तैयारी हाफ बेक्ड है। कैसे? तनकीद की कुछ बुनियादी किस्मों को जानना बहुत ही लाजमी है आपके लिए और बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये कहूँ कि शरीर ज़रूरी है तो मैं गलत नहीं होऊंगा। जैसे तासुराती तनकीद, जमालियाती तनकीद, नज़रियाती तनकीद, उसलूबियाती तनकीद वगैरह। और इन तनकीद नगारों के बेशकीमती अदबी खिदमात, अदबी तरक्की की नई राह हमवार करना वगैरह, इस सेक्शन में हम जानने की कोशिश कर रहे होंगे इसको। जब तक कि तनकीद की बुनियादी किस्मों से अगर आपको लाइल्मियत है या अगर वाकफियत नहीं है, उस वक्त तक इनके साथ आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे, अदल परस्ती नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तनकीद, तनकीद की किस्में और उन किस्मों के ऊपर इन तनकीद नगारों की खिदमात को परखने की कोशिश करना एक माकूल आंसर लिखने का तरीका है। तनकीद की बाकायदा इब्तदा हाल की मुकदमा शेर व शायरी, शिबली की तनकीदी नोशनुमा, तरक्की पसंद तहरीक से एक नए तनकीदी दौर की इब्तदा वगैरह शामिल है। ख़ास करके हम इन सब चीज़ों को के ऊपर बहस कर रहे होंगे हम। इसका आखिरी सेक्शन है मजमून नगारी। मजमून नगारी पे एक लंबा ऐसे लिखने को आता है और जिस तरह उर्दू में ऐसे है 250 नंबर का जो 2 सेक्शन में मुश्तमिल है, 125 नंबर ईच, कुछ उसी तरह की मजमून नगारी आपको उर्दू अदब में करनी होती है। उर्दू में वो टॉपिक या ख़ास करके वो इश्यूज़ जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहे हैं या बहुत न्यूज़ में रहे हैं, उनके ऊपर अक्सर सवाल, मिसाल के तौर पे कि जो खास करके आज का दौर है, जो ऑनगोइंग सिचुएशन है, इस सिचुएशन में उर्दू अदब को जैसे किसी एक ख़ास कौम से मुनासिब कर दिया जाता है या उसको मनसूब कर दिया जाता है, एक बर्निंग क्वेश्चन हो सकता है। या उर्दू एक मुश्तरका तहजीब की निशानी है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि उर्दू को किसी एक ख़ास कौम या किसी ख़ास फ़िरके की ज़बान करार देना यह उर्दू अदब के साथ नाइंसाफ़ी है। इस तरह के बहुत सारे सवालात हो सकते हैं जो मजमून नगारी में आपसे पूछे जाएं। उर्दू अदब और समाज का रिश्ता क्या होता है, नए दौर में अदब की मानवियत क्या है, जंग आज़ादी में उर्दू सहाफ़त की खिदमात व हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस तरह से सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है आने वाले दिनों में। इनका मुताला कैसे होना चाहिए हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे किताबों का इंतखाब या सजेस्टेड रीडिंग क्या है। पेपर 1 के लिए उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ बहुत जामे किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं, सैयद एहतशाम हुसैन की। इस तरह ये सारी किताबों की लिस्ट दी हुई है, आप इसे नोट कर सकते हैं। मुकदमे तारीख़ ज़बान उर्दू प्रोफेसर मसूद हुसैन खां, असनाफ़ अदब उर्दू डॉक्टर कमर रईस व खलीक अंजुम। इसी तरह हिंद आर्याई और हिंदी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, ये गलत लिखा हुआ है, डॉक्टर सुनीति कुमार, ये हो गई डॉक्टर नीति कुमार चटर्जी। एनीवेज आप समझ लें इसको, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। फ़न तनकीद नूरुल हसन नकवी, उर्दू की लिसानी तश्कील मिर्ज़ा खलील अहमद बेग वगैरह वगैरह। इतनी सारी किताबें आप चाहें तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। और ख़ासकर 2 किताब ज़रूर पढ़ें आप। एक किताब ये उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ और दूसरी किताब मुकदमे तारीख़ ज़बान उर्दू। और अगर आप हमसे मनसूब होते हैं तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे नोट्स में शामिल हैं या हम क्लास में यके बाद दिगरे इनकी सारी खूबियों को मुनज़्ज़म करके एक मुस्तकिल वे में हम इसको कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की।
पेपर 2 के बारे में कर रहे होते हैं हम। पर्चा दोयम का हिस्सा अलिफ नसरी हिस्सा है, जिसमें उर्दू अदब का उम्दा, मुमताज़, मकबूल व मशहूर नसरी तसानीफ मसलन बागो बहार, बागो बहार, नरंग ख्याल, गौदान, अपने दुख मुझे दे दो, गुबार खातिर व इंतखाबी खतूत गालिब वगैरह जो हमारे नसाब में शामिल हैं, हम इनके ऊपर यह के बाद कर रहे होंगे। इनसे जो भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 5, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 1 और 5 दोनों लाजमी हैं। हमने पहले वीडियो में बता रखा होगा आपको। पेपर 1 और पेपर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 1, 5 और क्वेश्चन नंबर 1 और 5 दोनों लाजमी है, वो किस तरह के लाजमी है, तो अक्सर के साथ साथ ये सियाक व सबाक व तशरीह पूछे जाते हैं, और इसके लिए इन किताबों का बारीक बीनी और गहराई व गिराई के साथ मुताला लाजमी है। मिसाल के तौर पे मेरा मन की बागो बहार एक पुरकशिश और ख़ूबसूरत नसरी तख्लीक है, जिसमें सहल व सलीस नसर नगारी की बाकायदा इब्तदा होती है, जो तर्जुमा होने के बावजूद भी उनकी तख्लीकी सलाहियत मालूम होती है। बागो बहार की नसर नगारी, उसके उम्दा व दिलकश उसलूब, नगारिश व माशरे की अक्कासी वगैरह से मुतअल्लिक़ हर साल सवाल पूछे जाते हैं, और इसको नज़र में रख कर इसकी तैयारी करवाई जाती है। इसी तरह आप देखेंगे इंतखाब खतूत गालिब, कि इंतखाब खतूत गालिब का अहवाल या उससे मदद ना कि सिर्फ उर्दू वाले लेते हैं या दीगर लिटरेचर वाले लेते हैं, बल्कि खासकर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर जब भी कोई किताब लिखी जाती है, इस खतूत से बहुत कुछ हमें मिलता है, और इस खतूत का मुताला हिस्टोरियन लोग करते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी ये किताब है रामचंद्र गुहा की, आपने सुना होगा, और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका मुताला भी किया होगा। उसकी शुरुआत ही होती है चिराग दयार से। मिर्ज़ा गालिब की एक मशहूर नज़्म है वो चिराग दयार, जो वाराणसी की सरजमीन पर बैठ के लिख रहे होते हैं वो, और उस दौरान वो लिखने के दौरान गुहा लिखते हैं कि उस समय के समाज की या बदलते हुए हालात की जितनी अच्छी समझ या जितना बेहतरीन अक्कासी मिर्ज़ा गालिब के यहाँ मिलेगा, वो उस दौर के किसी और शायर या तसनीफ नगार के यहाँ नहीं मिलता है। तो गोया कि इंतखाब खतूत गालिब के ज़रिए से हम गालिब की शख्सियत, उनकी जहनीत, उस समय के हालात, बदलते हुए हालात की अक्कासी, बदलते हुए हिंदुस्तान की तस्वीर, ये सब कुछ एक के बाद दीगरे हम लोग क्लास में कर रहे होंगे। इसी तरह नारंग ख्याल पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताल्लिक़ उनकी नसर नगारी, उनकी इंशा पर्दाजी, तमसील निगारी, सियाक व सबाक पर मुनहसिर सवालात पूछे जाते हैं, जिनमें ख़ास करके उनकी दिलकश नसर नगारी और उनकी सलाहियत व इनफरादियत नुमाया तौर पर वाज़े नज़र आती है। इसी तरह गौदान में मुंशी प्रेमचंद के नज़रियात, ख्यालात और नसर नगारी के मुताल्लिक़ जो सवाल पूछे जाते हैं, उनमें ख़ास करके उनकी नुमाया खूबियाँ, जैसे देही व शहरी ज़िंदगी की दिलकश अक्कासी, पिसमानदा और महरूम तबकों की अपनी नावलों में मरकज़ी किरदार के तौर पर इजहार का हुनर, ये अपने आप में बिल्कुल एक नया था और निराला था। अपने दुख मुझे दे दो मैं राजेंद्र सिंह बेदी की हिंदुस्तानी समाज, रस्म रवाज, आदात व अतवार, समाज व फ़र्दी कशमकश वगैरह के उम्दा बयानी के मुताल्लिक़ भी सवालात पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि गुबार खातिर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इम्तियाज़ी नज़र निगारी, मकतूब निगारी और मजमून निगारी के ऊपर अक्सर सवालात पूछे जाते हैं, और इन सब में सियाक व सबाक को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। सियाक व सबाक का इंतखाब एक आसान काम नहीं है, एक अच्छी हिकमत अमली और एक अच्छे रहनुमा की ज़रूरत होती है।
जिसमें मैं काफ़ी हद तक आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ और आप एक अच्छा स्कोर करके टॉप पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं सिविल सर्विसेज में इससे। इसके पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे हम स्टडी करेंगे, तो कुछ किताबें आपके सामने दी गई हैं, मसलन बागो बहार, इसका मुख्तसर हिस्सा पढ़ना है आपको, प्रोफेसर इब्न कमल साहब की किताब है। इस तरह इंतखाबी खुतूत गालिब, इसका भी मुख्तसर हिस्सा पढ़ना है आपको, खलीक अंजुम का। कभी बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम हिस्सा लेने की कोशिश मत करें क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल होता है स्टडी करना आपको, और आप मुझसे रब्ता करने पे पाएंगे कि नहीं कि इसमें से ख़ास करके तैयारी कैसे करनी है और किस हिस्से से करनी है। इसी तरह नारंगी ख्याल का मुख्तसर हिस्सा, गौदान का भी मुख्तसर हिस्सा जो मकतबा जामिया लिमिटेड से इशू होता है, ये शाये होता है, और अपने दुख मुझे दे दो, इसका भी मुख्तसर हिस्सा, और गुबार खातिर का भी मुख्तसर हिस्सा, यानी कि जो मालिक राम का है, और साहित्य अकेडमी से किताब निकलती है ये। इन किताबों से आप इस्तेफादा कर सकते हैं। अब हम इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं, ख़ास करके इसका शेरी तख्लीक या शेरी हिस्सा। शेरी हिस्सा में हम देखते हैं कि उर्दू शायरी के बेहतरीन शेरी कुल्लियात या शायरी के दीवान शामिल हैं, जैसे आप देखते हैं इसमें सहरुल बयान, दीवान गालिब, बाल जिब्रील, गुल नगमा, दस्त सबा और बिनत लम्हात, ये सारे के सारे जो हैं वो शेरी तख्लीक हैं या उर्दू अदब के बेहतरीन और नुमाइंदा तख्लीकों में से एक है, जिसकी शमूलियत यूपीएससी ने एज ए सिलेबस की है। सहरुल बयान ये उर्दू अदब की सबसे बाकमाल मसनवियों में से एक है, या हम अगर ये कहें कि उर्दू अदब की सबसे मशहूर मसनवी है ये, तो ये बेजा नहीं होगा। इसी तरह दीवान गालिब, एक किताब मिस कर गया है इसमें, कुलियात मीर, इंतखाब कलाम मीर, ये है इंतखाब कलाम मीर, यानी कि हम मीर, गालिब और इकबाल को उर्दू के 3 मूर्ति से ताबीर करते हैं। उर्दू के 3 मूर्ति से ताबीर करते हैं। इस तरह के जो भी उर्दू अदब के उम्दा शेरी तसानीफ़ है या उम्दा शेरी तख्लीक है, वो सारे को हमने हिस्सा बे में शामिल किया है, और जो मुताले का नज़रिया हमारा हिस्सा अलिफ को लेकर के होगा, यानी कि सेक्शन 1 को लेकर के होगा, उसी तरह का नज़रिया हमारा सेक्शन 2 को भी लेकर के होगा। इसके अंदर भी सवाल वही क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 लाजमी है, जिसमें से अक्सर सवाल सियाक़ व सबाक़ से मुनासबत रखता है कि कोई इस तरह का मिसरा दे दिया गया आपको, या पहले वाले सेक्शन में कोई इक़्तिबास दे दिया गया, और उस इक़्तिबास के बाद आपसे ये दरियाफ़्त किया जाता है कि इस इक़्तिबास की पहचान करें और इसकी बुनियादी खूबी क्या है। तो सबसे पहले कि इक़्तिबास की पहचान करें, और इक़्तिबास की बुनियादी खूबी के साथ साथ इस इक़्तिबास का शायर कौन है, इस इक़्तिबास का नसर निगार कौन है, या कोई अगर शेर है तो इसका शायर कौन है, या कोई ख़त अगर है तो इसका खतूत निगार कौन है, इसका मकतूब निगार कौन है। ये तीनों चीज़ें लिखना ज़रूरी होता है। और अगर आपको याद हो पहले वीडियो से कि हमने कहा था कि मसलन एक क्वेश्चन अगर 15 नंबर का होता है, हम इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला सेक्शन क्या होता है, सियाक़ व सबाक़, ये 5 नंबर का होता है। दूसरा होता है तशरीह, ये भी 5 नंबर का होता है। और तीसरा होता है बुनियादी सिफत, ये भी 5 नंबर का होता है। नतीजा क्या होता है कि अगर सियाक़ व सबाक़ अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया अच्छे से, तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं इसमें, और तशरीह में से आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। और बुनियादी सिफत को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको मिल जाते हैं 4 नंबर, बआसानी से मिल जाते हैं आपको, क्योंकि एग्जामिनर के लिए बात बिल्कुल आया हो जाती है या बिल्कुल वाज़ह हो जाती है कि जिस शख्स ने या जिस कैंडिडेट ने
इस इक़्तिबास की या इस अशार की, इन अशार की सियाक़ व सबाक़ को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसकी तशरीह अगर अच्छे से कर ली है, तो गोया कि उसे इस बात का इल्म है कि नहीं कि इसकी बुनियादी सिफत क्या है। नतीजा क्या होता है? 4 4 5 आपको मिलते हैं 13 नंबर आउट ऑफ 15 नंबर। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका मार्क्स कितना होता है, 80% प्लस। ये फ़ायदा होता है एक अच्छी हिकमत अमली अपनाने का। हम उम्मीद करते हैं कि तैयारी के दौरान आप इन सब सारी चीज़ों पर अमल कर रहे होंगे। इसी तरह बाला जबरील में अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ियाना, हकीमाना, बलिगाना व फ़नकाराना खूबियों के साथ साथ उनकी इम्तियाज़ी खूबियों का मुताला करवाया जाता है। हम लोग करेंगे और उनकी इश्क हकीकी, मजाजी, फ़लसफ़ा खुदी व बारी ताला से शिकवा व उम्मीद के साथ साथ सियाक़ व सबाक़ की तैयारी, ताकि उसके मुतालिक कोई भी सवाल बआसानी हल किए जा सकें। ये सब हमारे तैयारी का एक हिस्सा होता है। इसकी तैयारी का क्या तरीका है? कौन कौन सी किताब रेफ़र कर सकते हैं आप? इंतखाब कलाम मीर मौलवी अब्दुल हक की, जिन्हें हम बाबाए उर्दू के नाम से भी ताबीर करते हैं। इसके अलावा सहरुल बयान के लिए ये सब कुछ दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। और इसमें से कैसे स्टडी करना है, उस स्टडी के लिए हम बताएंगे आपको। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारा उर्दू अदब की जो हिकमत अमली का सेशन था, ये स्ट्रेटजी का सेशन था, ये 3 हिस्सों पे मुनहसिर था, ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल था। पहला हिस्सा जिसमें हमने उर्दू अदब का इंतखाब कैसा है, इसके ऊपर हमने कुछ बहस किया था आपसे, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और दूसरा हिस्सा इसका कि दरअसल इसकी तैयारी की कैसे जाए। एक बार अगर किसी भी सब्जेक्ट का इंतखाब हो गया, तो गोया कि अब ये मज़ीद ज़रूरत नहीं होती है कि नहीं कि हम मतलब भटकाव ख़त्म हो जाता है आपका। अब सवाल ये कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। विलियम शेक्सपियर का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, वो कहता है एक जगह कि राइट बिगिनिंग ऑफ एनी टास्क इज सपोज टू बी हाफ डन। राइट बिगिनिंग ऑफ एनी टास्क इज सपोज टू बी हाफ डन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी काम की शुरुआत अगर अच्छे तरीके से हो गई, गोया वो काम आधा हो गया। तो हमने आधा काम ऑलरेडी कर लिया एक अच्छे अदब का इंतखाब करके। अब नेक्स्ट सवाल होता है कि सॉरी, नेक्स्ट सवाल होता है कि इस अदब की तैयारी कैसे की जाए। इसका भी एक ब्रीफ आउटलाइन हमने आपको दे दिया है, एक मुख्तसर तरीके से, ताकि आप समझ पाएँ कि इसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए, कहाँ से की जानी चाहिए, ठीक है ना, और कौन सा नज़रिया अडॉप्ट करना चाहिए पूरे के पूरे तैयारी के प्रोसेस में या तैयारी के दौरान। कुछ चीज़ों को बुनियादी तौर पर जानने की कोशिश करते हैं हम। जैसा कि हमने बताया आपको,
अब हम जानने की कोशिश करते हैं हिंद आर्याई का। एक टॉपिक हम लेते हैं ताकि इससे आप आसानी से समझ सकें कि नहीं कि सिमिलर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है आपको पूरे इंटायर कोर्स ऑफ प्रिपरेशन में। हिंद आर्याई का दौर और ख़ास करके हिंद आर्याई का अहद कदीम, जिसका पीरियड शुरू होता है हिंदुस्तान में 1500 दौर कदीम से लेकर के 500 दौर कदीम तक। ये चार्ट समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए आप अच्छे तरीके से समझें इसे। 1500 दौर कदीम से इसका दौर शुरू होता है हिंदुस्तान में और इस दौर का खात्मा होता है 500 दौर कदीम तक। यानी कि इस पूरे 1000 साला पीरियड को हम लोग अहद कदीम का दौर कहते हैं, खास करके हिंद आर्याई के अहद कदीम का दौर। इस दौर में क्या होता है आप देखेंगे उठा के कि आर्यन हिंदुस्तान से बाहर से आते हैं और जब आते हैं तो इनका मुकाबला यहाँ पे जो सूबाई लोग होते हैं या जो इलाकाई लोग होते हैं, खास करके द्राविडी और ऑस्ट्रिक लोग जो पहले से यहाँ क़याम पज़ीर होते हैं, इन दोनों के बीच मुकाबला होता है। और मुकाबला होने पे ये कौम जो बाहर से आई होती है यानी कि आर्यन कौम, ये फातह साबित होती है और यहाँ की कौम मफ्तूह हो जाती है। और तारीख शाहिद है कि किसी भी ज़बान को बनने में सदियाँ लग जाती हैं। किसी ज़बान के नशोनुमा के लिए 17 साल की मुद्दत दरकार होती है। गोया वह कौम जो बाहर से आई थी, जाहिर है कि अपने साथ कोई ना कोई ज़बान लेकर के आई होगी, और वो कौन सी ज़बान थी, उस ज़बान का सिलसिला हम मुख्तसर तौर पे ऐसे समझते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो कोई ना कोई ज़बान अपने साथ लेकर के आए होंगे, वो कौन सी ज़बान थी या उन ज़बानों के अंदर कौन से दिगर ज़बान की आमेजिश रही होगी, इसके लिए समझना ज़रूरी है इंडो यूरोपी। जो लिसानी ख़ानदान का सिलसिला जो हमारा जा करके मिलता है वो इंडो यूरोपी से मिलता है। और इंडो यूरोपी का यानी कि हिंद यूरोपी, जिसको हम लोग कहते हैं हिंद यूरोपी, हिंद यूरोपी, जिसका सिलसिला शुरू होता है 5000 साल दौर कदीम से, जिसके शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। इससे पहले के शवाहिद हमारे पास मौजूद नहीं है। 5000 साल पुरानी ज़बान, जिसको हम लोग हिंद यूरोपी या इंडो यूरोपी के नाम से मंसूब करते हैं, ये 1500 साल का आगाज़ व इर्तका और ज़ुहूर और शिकस्त का सफ़र तय करते हुए ये दाखिल होती है इंडो ईरानी में या हिंद ईरानी में। हिंद ईरानी में और हिंद ईरानी के बाद में ये लोग आते हैं इंडो आर्याई या हिंद आर्याई, इसको हम लोग कह सकते हैं हिंद आर्याई, जिसके भी 3 किस्में हम स्टडी कर रहे होंगे। गोया ये कि जिस ज़बान का सिलसिला या जिस ज़बान का खासकर लिसानी सिलसिला इंड यूरोपी से शुरू होता है यानी हिंद यूरोपी से शुरू होता है, वाक़ई ख़त्म कहाँ पे होता है? उर्दू पे। कैसे? जहन को बिल्कुल खोल कर रखें, थोड़ा टेक्निकल आइटम है ये। शुरुआत होता है हिंद यूरोपी से, हिंद यूरोपी के रास्ते ये दाखिल होता है हिंद ईरानी में और हिंद ईरानी के रास्ते दाखिल होता है हिंद आर्याई में। गोया जो बाहर से आर्यन लोग आ रहे होते हैं, उन आर्यन लोग आने पर यहाँ फातेह होते हैं और फातेह और मफ्तूह दोनों के ज़बानों की आमेजिश है। एक ऐसी ज़बान का वजूद होता है जिसे हम लोग संस्कृत कहते हैं।
क्लियर हो गया है ना। फातिह और मफतूह कौम के आमेजिश से, यानी कि जो दोनों कौमों के ज़बानों की आमेजिश से एक नए ज़बान का वजूद होता है या एक नए ज़बान का ज़हूर पजीर होता है, उस ज़बान को हम लोग संस्कृत कहते हैं। और उस संस्कृत के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जिसका जिक्र हमने यहाँ पे किया है। आप देखिएगा, वैदिक संस्कृत, अरबी संस्कृत, वो क्लासिकल संस्कृत। और जब संस्कृत की मरकजियत का खात्मा हो जाता है, गोया यही संस्कृत जो है अब मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से पहचानी जाती है। मसलन अदीचा, जो उस समय की सबसे मायारी बोली तस्लीम की जाती है। अदीचा के बाद मध्य देशा और प्राचिया। मध्य देशा जो थी वह इन दोनों के बीच की बोली थी, जो मध्य देश के इलाके में बोली जाती थी। और यहीं से शुरुआत होता है प्राकृत के दौर का। अब हम समझते हैं इसको। गोया हम ये कह सकते हैं कि जिस जबान को हम लोग उर्दू कहते हैं, इस जबान का सिलसिला जाकर के हिंद यूरोपी से या इंडो यूरोपी से मिल जाता है। कोई शक है इसमें आप लोगों को? उम्मीद करते नहीं होनी चाहिए। तो गोया कि हिंद यूरोपी के रास्ते हिंद ईरानी, हिंद आर्याई, और हिंद आर्याई के बाद हमें मिलता है उर्दू। यानी कि उर्दू का सिलसिला या उर्दू का खासकर लिसानी सिलसिला अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले हिंद यूरोपी, चाहे तो आप इसका पीरियड भी लिख सकते हैं 5000 दौर कदीम से 3500 दौर कदीम। उसके बाद आप एरो दे करके ऐसे शो करें कि उसके बाद शुरू होता है हिंद ईरानी। हिंद ईरानी जिसका दौर शुरू होता है 3500 दौर कदीम से 2000 दौर कदीम, ठीक है ना। और हिंद ईरानी के रास्ते आर्यन हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। गोया आर्यन की आमद का जो सन रिकॉर्ड किया गया है वो है 1500 दौर कदीम। 1500 दौर कदीम में शुरू होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक कौम जो बाहर से आ रही है, उसके आते ही एक इतने बड़े अदब का वजूद होता है। ये अंडरस्टूड है अपने आप में कि वो किसी न कोई मजबूत ज़बान अपने साथ लेके आए होंगे, और उस मजबूत ज़बान के ज़ेर असर या उस मजबूत ज़बान के बदौलत एक ऐसे ज़बान का वजूद हुआ कि जो ज़बान आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के सभी ज़बानों का माखज़ बन सके। क्लियर हो गया? एक ऐसे मजबूत ज़बान को लेकर के आए, या उनकी आमेजिश या उनकी कोशिश से एक ऐसे ज़बान का वजूद हुआ जो ज़बान आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब की ज़बान बन सके, या हिंदुस्तान के जितने भी ज़बानें हैं जो शऊरी या लाशऊरी, जो दानिस्ती या नादानिस्तगी तौर पे बोली जाती है, उन सारे ज़बानों का माखज़ बन सके। और इस तरह देखते हैं कि इसके बाद जो दूसरा दौर शुरू होता है, यानी कि अहद कदीम के बाद वो दौर शुरू होता है वस्ती दौर, कि जिसका दौर हिंदुस्तान में 500 दौर कदीम से 1000 दौर कदीम तक है। उसमें 1000 ईस्वी तक है। इसमें इख्तलाफ है। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये 500 कबल मसीह से लेकर के 600 एडी तक है। 600 एडी तक है या 600 ईस्वी तक है। जैसा हम बताएंगे आपको कि इसके 3 हिस्से होते हैं। हम लोग इस दौर को प्राकृतों का दौर कहते हैं। थोड़ा स्पेस की कमी इसलिए दिक्कत हो रही है ना। आप इसको समझने की कोशिश करें। इसको देखें, हम इसको 3 दौर में तकसीम करते हैं। पहली प्राकृत, फिर हम कहते हैं दूसरी प्राकृत, फिर हम कहते हैं तीसरी प्राकृत। तीसरी प्राकृत, पहली प्राकृत जिसको हम लोग कहते हैं इब्तदाई प्राकृत। इब्तदाई प्राकृत जिसका पीरियड शुरू होता है 500 कदीम से लेकर के 100 एडी तक। नहीं, 500 कदीम से लेकर के 100 एडी तक कह सकते हैं। हाँ, 100 एडी तक है ना। ये प्राकृत की सबसे इब्तदाई शक्ल है, और यहाँ इसमें इतनी मुस्तनद या इतनी मजबूती नहीं आई है कि जिसका इस्तेमाल अदब के लिए हो सके। गोया अदबी मकासद के लिए इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो पा रहा है। अब देखते हैं दूसरी प्राकृत। दूसरी प्राकृत का दौर शुरू होता है हिंदुस्तान में, जिसे हम लोग अदबी प्राकृत भी कहते हैं। अदबी प्राकृत, अदबी प्राकृत जिसका दौर शुरू होता है 100 एडी से लेकर के 400 या 500 एडी तक है। 500 एडी तक। और इस अदबी प्राकृत के 5 हिस्से होते हैं, यानी कि शोरसेनी प्राकृत, पिसाची प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत।
और प्राकृतों के ज़हूर के बाद, वैसे ही जैसे संस्कृत के ज़हूर के बाद संस्कृत की मरकज़ियत का खात्मा हो गया, या हम ये कहें कि संस्कृत का धीरे धीरे ज़वाल होना शुरू हो गया, उसी तरह प्राकृतों के ज़हूर के बाद प्राकृतों का भी मरकज़ियत का खात्मा होना शुरू हो गया और प्राकृतों की जगह दिगर भांत भांत की बोलियां लेनी शुरू कर दी। और यहीं से शुरुआत होता है अपभ्रंश के दौर का, यानी कि तीसरी प्राकृत मतलब अपभ्रंश का दौर, जिसका दौर शुरू होता है हिंदुस्तान में 600 से। जिसका दौर शुरू होता है हिंदुस्तान में 600 से, तीसरी प्राकृत का, यानी कि 600 से 600 से शुरू होता है। और यही वजह है, इसलिए आपको बिल्कुल जहन में होना चाहिए ये कि अक्सर सवाल आपसे इंटरव्यू में ऐसे पूछे जाते हैं कि वस्ती दौर, खास करके हिंद आर्याई का जो वस्ती दौर है, उसको लेकर के माहिर लसानियात के बीच इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि इसका दौर 500 दौर कदीम से 1000 ईस्वी तक का है, और कुछ कहते हैं कि 500 दौर कदीम से लेकर 600 एडी तक का है, 600 ईस्वी तक का है। हमने रीज़न बता दिया आपको कि जिस तरह की पहली प्राकृत जिसका दौर 100 एडी तक रहा है 500 से, जो इब्तदाई प्राकृत का दौर था, उसके बाद अरबी प्राकृत का ये दौर रहता है 100 एडी से लेकर के 500 एडी तक, या 600 एडी तक है। तो गोया कि 600 के बाद क्या होता है कि तीसरी प्राकृत के दौर में वही वाकया पेश आता है कि जो संस्कृत के आखिरी दौर में पेश आया था, यानी कि क्लासिकल संस्कृत के दौरान। और इसके बाद अपभ्रंश की शुरुआत होती है, और उसी अपभ्रंश से हिंदुस्तान की दिगर जबानों का नमोदार होना शुरू होता है। ठीक है, एक और चीज जानने की कोशिश करें आप कि जिस तरह वस्ती दौर हो गया, उस तरह दौर जदीद। दौर जदीद, दौर जदीद के चंद वाक़यात जो बहुत ही मशहूर हैं और आंसर राइटिंग में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं आपके लिए। जैसे जैसे ये देखें, जैसा कि हमने कहा है कि विलियम जोन्स, बकौल विलियम जोन्स, ये कहता है कि संस्कृत, यूनानी, लातीनी, गोथक और कदीम फारसी ये सब के सब एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। गोया अगर हम इसकी बात को हम सदाकत के पैमाने पर तोलने की कोशिश करें तो हम क्या पाते हैं कि आप उठा के देखेंगे, यूनानी, लातीनी, गोथक, तुर्की, अरबी, फारसी, संस्कृत, और संस्कृत से ज़ोहर होता है उर्दू का। इस तरह का शजरा अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आप यकीन जानिए कि आपके नंबर में मज़ीद इजाफा हो सकता है किसी दूसरे साथी के मुकाबले। और इस तरह इस ज़बान का सिलसिला अगर हम उर्दू को हिंद आर्याई ज़बान मान लें, अरबी, फारसी व तुर्की को हिंद ईरानी ज़बान मान लें, गोथक, लातीनी व यूनानी को अगर हम हिंद यूरोपी ज़बान मान लें, तो कितना आसानी से ये प्रूफ हो जाता है कि उर्दू जो है वो हिंद यूरोपी ज़बान है। कि उर्दू न कि सिर्फ एक हिंद आर्याई ज़बान है, बल्कि उर्दू एक हिंद ईरानी ज़बान भी है और उर्दू हिंद यूरोपी ज़बान भी है।
इन मुख्तसर हम ऐसे कर सकते हैं कि हिंद यूरोपी, हिंद ईरानी, हिंद आर्याई और उर्दू। ये दूसरा रास्ता ये है हमारा कि यूनानी, लातीनी, गोथक, तुर्की, अरबी, फारसी और फाइनली संस्कृत। इन सारी आमेजिश से जो ज़बान का नमूदार होता है उसे हम लोग उर्दू कहते हैं। ये चीज़ अगर आपके जहन में रहेगी तो आप उर्दू के ऊपर कोई भी बेहतर आंसर लिख सकते हैं। इसलिए इसको लेकर के बिल्कुल आप लोग फिक्रमंद रहें। ये देखें हमने जैसे हर ज़बान का हमने लसानी ख़ानदान इसमें लिखने की कोशिश की है ताकि आपके लिए आसानी हो सके। ये देखें जिस तरह इंड यूरोपी, इंडो यूरोपी, यानी इसको हम लोग हिंद यूरोपी भी कह सकते हैं। हिंद यूरोपी, हिंद ईरानी, हिंद आर्याई, क्लासिकी संस्कृत व शोरसेनी प्राकृत। अगर शोरसेनी प्राकृत के ऊपर कोई क्वेश्चन लिखने को अगर आपको आ जाए तो ये शजरा आप ज़रूर लिखें और कभी इसको लिखना ना भूलें आप। इसी तरह मागधी प्राकृत पे देखें आप, लसानी ख़ानदान कैसे है, यानी कि हिंद यूरोपी, हिंद ईरानी, हिंद आर्याई और मागधी प्राकृत। अर्ध मागधी प्राकृत के ऊपर भी यही रवैया अपनाएंगे आप। और इस तरह आप देखते हैं कि तीसरी प्राकृत, जिसका जिक्र अभी हमने कुछ देर पहले किया था, कि तीसरी प्राकृत यानी अदबी प्राकृतों के बाद अपभ्रंश का इर्तका अमल में आया। ये प्राकृत के इर्तका की तीसरी और आखिरी शक्लें हैं। अपभ्रंशों का इर्तका दरअसल 400 से 1000 तक होता है। ये वस्ती हिंद आर्याई दौर का आखिरी मरहला है, जिसे माहिर लसानियात ने अहद वस्ता या अहद वस्ती और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी भी कहा है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं हिंद आर्याई का अहद जदीद। इसको अच्छे से समझेंगे आप लोग, क्योंकि उर्दू बुनियादी तौर पर एक हिंद आर्याई ज़बान है। हिंद आर्याई ज़बान है और ख़ासकर जदीद हिंद आर्याई ज़बान है। कैसे है? आप देखते हैं ये दौर 1000 साल से शुरू होता है और ख़ासकर शुमाली हिंदुस्तान में सियासी, समाजी व लिसानी तब्दीली का ज़माना है। और इन्हीं तब्दीलियों के ज़ेर असर जदीद हिंद आर्याई ज़बानें उभरना शुरू हुई। जिन जिन इलाक़ों में अपभ्रंश बोली जाती थी, उन्हीं इलाक़ों में जदीद हिंद आर्याई ज़बानों ने अपना सर उठाना शुरू किया। ठीक है ना? और 1000 तक आते आते अपभ्रंशों का खात्मा हो गया और उसकी जगह भांत भांत की बोलियां सर उठाने लगी। ब्रीफ में देखने की कोशिश करेंगे आप लोग कि मुख्तसर में कैसे कोई जामे आंसर लिखा जा सकता है, ये कोई बहुत मुस्तनद आंसर लिखा जा सकता है। बकौल प्रोफेसर मसूद हुसैन खां, मुसलमानों की हिंद में आमद के साथ साथ एक नया तमद्दुन और एक नई ज़बान की आमद हुई। सॉरी, 10वीं सदी से मुसलमानों का हिंद में आमद, 10वीं सदी से मुसलमानों का हिंद में आमद, 12वीं सदी में पृथ्वीराज की शिकस्त, 13वीं सदी में गुलाम ख़ानदान की बुनियाद व अलाउद्दीन खलजी की फ़तह दक्कन, जिसका पीरियड है हिंदुस्तान में 1294 से 1296, और 14वीं सदी में खलजी हुकूमत की दक्कन तक फैलाव। इसके अलावा 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक की पाए तख्त मुंतकली और 16वीं सदी में मुग़ल सल्तनत का क़याम। ये सब इस तरह के वजूहात हैं या इस तरह के असबाब हैं कि जिन्होंने उर्दू ज़बान को न कि सिर्फ एक ज़बान के रूप में उभरने में मदद की, बल्कि उर्दू ज़बान को मज़ीद तक़वियत अता की।
जदीद आर्याई ज़बानों की ग्रोहबंदी 1885 में सबसे पहले हर्नले ने किया और उसने ज़बानों की दो ग्रोह की निशानदेही की है, जिसमें से एक बैरूनी ग्रोह है और एक अंदरूनी ग्रोह है। और ऐसे बाकी दिगर बोलियों की जैसे कि वो इंतखाब करता है या जो भी उसकी फाइंडिंग होती है वो ये होती है, देखें, मगरबी गोड़ी, मशरकी गोड़ी, शिमली गोड़ी यानी कि शिमाल से, जुनूबी गोड़ी। गोड़ी दरअसल देखें, इसमें गोड़ जो है बंगाल का पुराना नाम है, लेकिन लसानियात में गोड़ी मागधी को कहते हैं हम लोग, ये मागधी है। तो एक तो हर्नले ने, दूसरा जॉर्ज गुरेरसन ने, और तीसरा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, और इसके साथ साथ नए दौर में प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने जबानों की गिरोहबंदी की और अपने अपने नजरियात पेश किए उन्होंने। और फाइनली आप देखेंगे कि जबानों की दो कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया उन लोगों ने। एक तो औ या ऊ को तरजीह देने वाली बोली, तरजीह देने वाली बोली, और दूसरा है औ को तरजीह देने वाली बोली। औ को तरजीह देने वाली बोली में हरियाणवी, जाटू, बांगड़ू, व खड़ी बोली वगैरह। और औ या ऊ को तरजीह देने वाली बोली मसलन ब्रज भाषा, कन्नौजी व बुंदेली। इस तरह मुख्तसर में देखते हैं, इस तरह मुख्तसर में देखते हैं अहद कदीम में संस्कृत, अहद वस्ती में प्राकृत और अहद जदीद में उर्दू। इसको मुख्तसर तौर पे हम ऐसे समझते हैं कि 1000 साल का दौर संस्कृत का दौर रहा है, और उसी तरह 1000 साल का दौर प्राकृतों का दौर रहा है, जिसके 5 हिस्से हैं, मागधी, अर्धमागधी, शूरसेनी, महाराष्ट्री, पिसाची। और ये बाद का 1000 साल का दौर, इसको हम कह सकते हैं नवाह दिल्ली की बोलियां, जो 5 बोलियों पर मुश्तमिल है, जिसमें से ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी,
बुंदेली वगैरह। एक और चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम महाराष्ट्री की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जुनूब की बोलियां, जैसे जुनूब की बोलियों में जैसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम वगैरह। इसको ब्रीफ में आउटलाइन करने का एक ही मकसद है ताकि आपको जहन नशीं हो जाए कि दरअसल उर्दू अदब, जिसको हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल से स्टडी करना शुरू करते हैं, उसको पढ़ने के लिए सारे नज़रियात का होना ज़रूरी है। जब आपके नज़रियात में इन सारे नज़रियात की इज्तमाही तौर पे शमूलियत होगी, फिर आप एक बेहतर आंसर लिख पाएंगे। एक चीज़ और देखें आप, अब हम ऐसे कह सकते हैं बुनियादी तौर पे हिंद यूरोपी, हिंद ईरानी, हिंद आर्याई, उर्दू। इसके बाद देखेंगे आप संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश है शोरसेनी अपभ्रंश, और इससे है मगरिबी हिंदी। मगरिबी हिंदी इससे बनता है उर्दू। एक तीसरा जानने की कोशिश करते हैं हम लोग, यूरोपी, लातीनी, गोथक, तुर्की, अरबी, फारसी, इससे बना उर्दू। एक और समझ सकते हैं आप, संस्कृत, प्राकृत, शोरसेनी प्राकृत, अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, फिर मगरिबी हिंदी, मगरिबी हिंदी, और इससे है खड़ी बोली, और इससे बनता है उर्दू। अब आप देखें कि चार तरीके से हमने साबित करने की कोशिश की कि दरअसल उर्दू अदब, जिसको पढ़ने के लिए हम एक पर्टिकुलर एंगल एडॉप्ट कर लेते हैं, वो कितना नुकसानदेह हमारे लिए, कितना अजियत का बाइस है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी हम उर्दू अदब का मुताला करें, इन सारे एंगल को ध्यान में रख करके, इन सारे एंगल के ऊपर गौर व फिक्र करके उर्दू का मुताला करें, ताकि आप एक अच्छे तालिब इल्म साबित हो सकें और आप इस ऑप्शनल के बदौलत अच्छे नंबर स्कोर करने में कामयाब हो सकें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इंशाअल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करें। ओके।